डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करेंगे कि किस तरह भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बल मिला। तो देखिए, पंचायती राज एक आदर्श विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। जैसे कि भारत गांवों का देश है, गांवों में सत्ता के विकेंद्रीकरण का व्यवहारिक चित्र ग्राम पंचायतों के द्वारा ही होता है। पंचायतें वे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश में प्रशासन आम लोगों तक पहुंचता है और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय लोगों के स्थानीय अधिकार द्वारा ही की जाती है। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति जब लोग अपने कामों को पूरा करके करते हैं तो वही सच्चे लोकतंत्र की क्या होती है, एक राज व्यवस्था स्थापित होती है। अब हम बात करते हैं कि भारत के ग्रामीण समाज में पंचों को पंच परमेश्वर की संज्ञा दी जाती है। इन पंचों के निर्णय को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। ब्रिटिश काल में भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को बाहरी नुकसान हुआ था और उससे पहले भारत का जो प्राचीन इतिहास है, रामायण, महाभारत तथा बौद्ध काल में भारतीय ग्रामों में पंचायतों का बहुत अच्छा जाल बिछा हुआ था। 1901 में विकेंद्रीकरण कमीशन ने पंचायतों को पुनर्जीवित करने की एक आज्ञा की थी, एक मांग की थी, अनुशंसा की थी और भारत में पंचायती राज की पुनर्स्थापना स्वतंत्रता के बाद ही हुई और वो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी उसकी अनुशंसा पर हुई है। वैसे 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता कमेटी के गठन पर कुछ सुझाव दिए और उनको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और महात्मा गांधी हमेशा ग्राम पंचायतों को राम राज्य की संज्ञा दिया करते थे कि राम राज्य स्थापित करना है तो ग्राम पंचायतों को स्थापित करना जरूरी है। उनके अनुसार ग्रामीण पंचायतों के बिना ग्रामीण का पुनर्निर्माण और उनका सही तरीके से सुव्यवस्थित गठन नहीं हो सकता। वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ भी ग्राम पंचायतों को विकसित करने में रहा। पंडित नेहरू कहा करते थे कि गांवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, उसके घबराने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों का क्या होगा, आधार मजबूत होगा और पंचायतों का आधार मजबूत होगा तो देश में स्वशासन क्या होगा, स्थापित होगा। पंचायतें सामान्य रूप से एक स्वशासी संस्था है और भारतीय संविधान के जो 40वें अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए सरकार को अग्रसर रहना चाहिए और कुछ शक्तियां और अधिकार उनको प्रदान करने चाहिए जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने के योग्य बनाने की आवश्यकता हो। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है, जो संविधान का भाग 4 है और जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि पंचायत राज की व्यवस्था है। लेकिन आज़ादी के बाद 1993 में ये एक 73वां संविधान संशोधन बना और प्रत्येक राज्य में क्या कर दिया गया, पंचायत को अनिवार्य कर दिया गया। उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले राज्यों पर निर्भर करता था कि वो किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करते हैं। अब हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के अनुसार उनके बाद 1992 में एक संविधान संशोधन पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ, पारित हुआ और उसमें प्रावधान किया गया कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के 3 लेवल निर्धारित किए जाएंगे। सर्वोच्च स्तर पर जिला होगा, प्रत्येक जिले में कई प्रखंड यानी कि समितियां होंगी और प्रत्येक प्रखंड को कई गांवों में विभाजित किया गया और इसी प्रकार पंचायती राज में शीर्ष स्तर पर जिला परिषद को रखा गया, मध्य स्तर पर प्रखंड यानी कि पंचायत समिति को रखा गया और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत को रखा गया और इसी को पंचायती राज के अंतर्गत ग्रामीण स्वशासन
3 लेवल क्या कर दिए गए, निर्धारित कर दिए गए। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या किया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन था, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। संविधान में संशोधन किया गया 1993 को, यानी कि 24 अप्रैल को पूरे भारत में एक जैसा ये कानून लागू कर दिया गया। और इसमें ये संविधान में संशोधन किया गया था, क्योंकि संविधान में संशोधन जब किया गया तो संविधान का भाग 9 उसमें नया भाग जोड़ा गया। संविधान में 9वां भाग नया जोड़ा गया और 9वां भाग जोड़ के उसमें 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11 उसमें क्या कर दी गई, जोड़ दी गई। एक अनुसूची नई जोड़ी गई, अनुसूची 11 जोड़, और उसमें उसको पूरे को लिखा कि किस तरीके से पूरे देश में इसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। पहले क्या होता है कि प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से ग्राम पंचायतों का निर्माण करता था। अब पंचायती राज को एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशंस इनको क्या मिल गया है, वस्त्र मिल गया है कि अब कोई भी उस राज्य की पंचायत इनको चुनाव करवाने से नकार नहीं सकते। लेकिन एक अपवाद रहा कि दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में 1993 और 94 में जब पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे तो उसमें पूरे देश में इसको क्या किया गया था, एक साथ चुनाव करवाए गए थे। प्रथम बार जब चुनाव हुआ इसमें तो 8 लाख महिलाओं ने राजनीति में क्या दी थी, दस्तक दी थी। तो इस अधिनियम को, इस संशोधन को महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जाता है, क्योंकि 1993-94 से पहले भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में या देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या थी, बहुत कम थी। तो ये एक तो स्वशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक भारत गांवों का जो देश है तो गांवों की शासन प्रणाली ग्रामीणों के हाथ में होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो इस अधिनियम के तहत लागू किया गया। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले ग्राम सभा का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब ग्राम सभा में क्या होता है कि प्रत्येक गांव के अंदर एक सभा बनाई जाएगी और उस सभा में वो सारे व्यक्ति शामिल होंगे जो गांव के पंजीकृत मतदाता है, जिसको ग्राम सभा कहते हैं। ये एक ऐसी निकाय होगी जिसमें ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में सभी व्यक्ति जो पंजीकृत है वो ग्राम सभा के क्या होंगे, सदस्य होंगे। ये सबसे निम्न लेवल की ग्राम पंचायत व्यवस्था है। पंचायतों का गठन किया गया। दूसरी विशेषता ये, अब संविधान के अनुच्छेद 343 में 343 के ख में एक लिखा गया है कि ग्राम पंचायत के 3 स्तर होंगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसका पूर्ण वर्णन किया गया है कि किस तरह से गांव में एक सरपंच होगा और पंच होंगे, पंचायत समिति में एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा और जो जिला परिषद है उसमें एक जिला प्रमुख और उसके नीचे काम करने वाले पंचायत समितियों के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। ये गठन पूरा विस्तार से इसमें संविधान के अनुच्छेद 243 ख में लिखा गया है। उसमें ग्राम पंचायत का वर्णन और पंचायत समिति का वर्णन, ठीक है ना, ये सारा लिखा गया। और जहाँ पर 20 लाख से कम जनसंख्या होगी वहाँ पर पंचायत समिति का गठन नहीं किया जाएगा। तीसरी इसकी विशेषता कि पंचायत जो है उनकी संरचना। अब देखिए, राज्य विधान मंडलों को एक कानून बनाकर पंचायतों को क्या करना होगा, संरक्षित करना होगा, उनके लिए प्रावधान करना होगा, उनको शक्ति प्रदान करनी होगी। परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायतों में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्यों में यथासंभव एक ही होगा। यानी कि उसमें किसी तरह का ऐसा एक संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन जो बीच की संस्था होगी जिला स्तर की, उसके अध्यक्षों का चुनाव उसके
ही सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के जो वार्ड है, न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या कितनी रखी गई है? 20 रखी गई है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ग्राम जो बनाई गई है उसमें अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं और कम से कम 10 हो सकते हैं। ग्राम पंचायतों में देखिए एक आरक्षण है, आरक्षण विशेष है। प्रत्येक गांव की पंचायतों में जनसंख्या के अनुपात में, ये ध्यान रखना है कि जनसंख्या के अनुपात में जो भी अनुसूचित जाति, एसटी और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है कि उनको भी पंचायतों में भागीदारी जरूरी है। इनकी भागीदारी को जरूरी निश्चित करने के लिए रोटेशन से इनको क्या दिया गया? आवंटन दिया जाएगा। आरक्षित स्थानों में सबसे बड़ी विशेषता है रोटेशन से दी जाएगी और आरक्षित स्थानों में 1/3 स्थान एससी और एसटी की महिलाओं के लिए क्या होगा? आरक्षित होगा। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था को एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश में इस अधिनियम से ये निर्धारित हो गया कि प्रत्येक राज्य की सरकारों में जो भी पंचायत स्थापित की जा रही है उनका कार्यकाल 5 वर्ष क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। अगर कोई ग्राम पंचायत समय से पहले निरस्त कर दी जाती है या वो भंग कर दी जाती है तो क्या होगा? निरस्त सरकार के बचे हुए कार्यकाल के लिए 6 महीने के अंदर अंदर नई ग्राम पंचायत का क्या कर दिया जाएगा? गठन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट विशेषता है इस अधिनियम की पंचायतों का निर्वाचन। अब देखिए पंचायतों का जो निर्वाचन है तो इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में चुनाव कराने की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल उसको नियुक्त करेगा, वो चुनाव करेगा, उसका काम होगा पंचायतों के लिए निर्वाचन करना, उनकी नामावली बनाना, तैयार करना, सभी निर्वाचन के संचालन का काम करेगा। निर्वाचन नियंत्रण, निर्वाचन आयोग सहित जो भी काम चुनाव आयोग करता है वो सारे के सारे काम इसके द्वारा किया जाएगा। वित्त आयोग का संगठन। अब देखिए पंचायत जब बनाई गई है तो कोई भी काम किया जाता है तो उसके लिए धन की आवश्यकता क्या होती है? विशेष होती है। तो पंचायतों के लिए धन की व्यवस्था भी की गई है। वो कैसे की गई कि राज्य विधानमंडलों को ये अधिकार दे दिया गया, केंद्र सरकार ने अधिकार दिया कि वे पंचायतों को उपयुक्त स्थानीय कर लगाने, उन्हें वसूल करने, उनसे प्राप्त धन को खर्च करने के लिए अधिकार दे सकते हैं और राज्य के समेकित कोष में से पंचायतों को धन खर्च करने के लिए उनको अधिकार दे, उनको पैसा दे। यानी कि बहुत बड़ा काम था कि जब तक राज्य पंचायतों को पैसा नहीं मिलेगा, कर लगाने की अनुमति उनको नहीं होगी, पैसा वसूल करने की अनुमति नहीं होगी, तो देखिए पंचायतों को केंद्र सरकार भी कुछ ऐड देती है सहायता राशि और राज्य सरकार भी सहायता राशि देती है और वो अपने टैक्स लगा के अपने पंचायतों के लिए क्या कर सकती है? धन इकट्ठा कर सकती है। तो इसी तरह से अब पंचायती राज संस्थाओं को पहले की अपेक्षा अधिक धन मिलेगा। इस धन से मिलने का वे भरोसा रख सकती है कि राज्य सरकार उनको धन मिलेगा। इससे इस योजना को पूर्ण रूप से क्या किया जा सकता है? जनता की भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। अब देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उस संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यों का वर्णन किया गया। अब देखिए पंचायतें क्या कार्य करेगी। इस अधिनियम के संविधान की 11वीं अनुसूची में ये पूर्ण रूप से लिखा गया कि कुछ काम निर्धारित कर दिए गए कि ऐसे कामों को सरकार वो क्या करेगी? अपने पंचायती राज व्यवस्था करेगी। पंचायतों को इनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये जो योजनाएं दी गई है उन पे सरकार उनसे क्या कर सकती है? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उन्हें उन कार्यों को क्या करती है? सौंप देती है। तो मैं बताऊं आपको इसमें 29 कार्यों का क्या किया गया? वर्णन किया गया। अब ये 29 कार्य हैं कौन से? मैं जल्दी आपको बता दूं कि संविधान 73वें संवैधानिक संशोधन में नया अध्याय जब जो 9 जोड़ा गया, अध्याय 9 में एक अनुसूची जोड़ी गई, वो अनुसूची 11वीं अनुसूची है और संविधान का जो अनुच्छेद है वो 243 है अनुच्छेद है। उसमें पंचायतों की शक्ति दी गई, उनके काम है जैसे
क्या कर सकती है, कृषि, जिसके अंतर्गत वो कृषि का विस्तार कर सकती है, भूमि विकास, भूमि सुधार का काम कर सकती है, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन का काम कर सकती है पंचायतें, पशुपालन, दुग्ध उद्योग का काम, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वन उद्योग, लघु वन उत्पादन उद्योग, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य शुद्धिकरण प्रसंस्करण का काम आता है, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग का काम, ग्राम आवासन, पेयजल की व्यवस्था, ईंधन और चारा, और सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, इनका काम वो खुद कर सकती है। और ग्राम विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी आता है, ग्राम में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का काम, गरीबी उन्मूलन का काम, शिक्षा के क्षेत्र में काम, और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो इसके अंतर्गत है उनको संभाल सकती है। तकनीकी और प्रशिक्षण के व्यवसायिक शिक्षा का प्रसार कर सकती है। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, ये सारे काम किसको सौंपे गए, ग्राम पंचायत को सौंप दिए गए। तो इससे हम कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन में पारदर्शिता आ रही है। और भी काम है जो पंचायत करती है, जिनमें देखिए सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, स्त्री और बाल विकास, समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी करेगी, दुर्बल वर्गों का और विशिष्टता अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण करे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुगम बनाए और सामुदायिक संपत्तियों का अनुसरण करे। तो ये कुल मिलाकर 29 कार्य जो ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं, और इन कार्यों से पता चलता है कि जब इतने कर्तव्य ये कर रहे हैं तो इनके कार्यों में क्या है, शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और ग्राम पंचायत की शक्तियाँ वो उनको जिम्मेदारी भी सौंपती है, वो उनको रिस्पॉन्सिबल भी बनाती है। तो इसको हम कहते हैं कि भारत गाँवों का देश है, तो स्थानीय स्वशासन का यहाँ पे होना जरूरी है। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से क्या किया गया है, लागू किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे देश में, इतने बड़े देश की विविधता है, उसके अनुसार भारत के अंदर पूरे गाँवों में एक जैसा कार्यकाल है, एक जैसा आरक्षण है, एक जैसी संरचना है। ये हमारे लिए क्या है, बड़ी गर्व की बात है। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से क्या किया गया, स्थापित किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।